So in country you find some city having the population more than 10 lakhs. In India there are certain cities where the population is more than 4 million. Okay, so there are certain cities having population more than million, but some cities in the same region, in the same countries, you observe where the population is less than million, in lakhs, 1 lakh. Some cities having population around 50,000, some city having population around in the range of 20 to 49,999. Somewhere the population is less than 5,000. So what you find that on the basis of population size, if you arrange the city having different hierarchical pattern. So a phase in the urban geography came when the geographer are quite interested to arrange the city on the basis of their size of population. And during that period of time, various concepts have been originated. One concept is the rank size rule, what I have discussed yesterday. So rank size rule, name hai rank size rule. This concept was given by G.K. Jiff, as I have discussed yesterday with you people. But the arrangement of the town and the city was done first of all by F. Orbach in the 1913. 1913 में F. Orbach ने एक पर्टिकुलर रीजन में, ठीक है, स्टडी करना शुरू किया और उस रीजन के सिटी को उनके साइज के आधार पे अरेंज करने की कोशिश की. उसी को फर्दर इलेबोरेट किया जीके जिफ ने और वो एक कॉन्सेप्ट लेकर आए, उसे कहते हैं अर्बन ज्योग्राफी में रैंक साइज रूल. और उन्होंने बताने की कोशिश की रैंक साइज रूल में, जो कल मैंने डिस्कस किया था, कि इफ यू ऑब्जर्व अ रैंक 1 सिटी ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, अगर आपको रैंक 1 सिटी का पॉपुलेशन पता है, मीन्स इफ यू ऑब्जर्व इन अ रीजन ऑफ सिटी हैविंग द लार्जेस्ट पॉपुलेशन, और उसको फिर वहां पर अगर उस रीजन में इन अ पर्टिकुलर एरिया और अ रीजन और अ कंट्री और अ स्टेट, इफ देयर आर वेरियस सिटीज, से 9 और 10 और 12, जितने भी सिटीज हैं, अगर इसके साइज को, बिकॉज साइज, पॉपुलेशन साइज के लिए सिटीज, वेरियस सिटी परफॉर्म सेंसस, so you can access the census data on the basis of which you can find out the size of the city. So what the G.K. Jiff did, he observed the size or the population of different cities and then he arranged the city in their descending order. फिर उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया. एक फॉर्मूला उन्होंने दिया कि व्हेन यू लुक एट, अगर तुम्हें से 9th नंबर के सिटी का पॉपुलेशन निकालना है या 10th नंबर के सिटीज का पॉपुलेशन तुम्हें कैलकुलेट करना है, या 11th या 12th नंबर की सिटी, कोई भी नंबर ऑफ सिटीज इन दैट रीजन, इफ यू वांटेड टू मेजर, हाउ यू कैन मेजर दैट, हाउ यू कैन प्रेडिक्ट दैट, through this formula Pn is equal to 1 upon n, और ये I एक वेरिएबल है. So in the rank size rule, this is the formula. You have to understand this formula and you have to learn this. यहाँ n क्या है? पोजीशन है, मीन्स रैंकिंग है. अब ये रैंक 1 सिटी का पॉपुलेशन अगर तुम्हें पता है, से फॉर एग्जांपल इफ द रैंक 1 सिटी हैविंग पॉपुलेशन 20 मिलियन, 20 मिलियन पॉपुलेशन है, और तुम सेकेंड रैंकिंग सिटी का पॉपुलेशन जानना चाहते हो, तुम सेकेंड रैंकिंग सिटी का पॉपुलेशन जानना चाहते हो, तो यहाँ रैंक लिखेंगे, रैंक इज 2, और डिवाइड कर दोगे 2 को इससे, पॉपुलेशन ऑफ द लार्जेस्ट सिटी, तो क्या आएगा 2, यहाँ पे 20 मिलियन, सॉरी 2 मिलियंस पॉपुलेशन है, 20 lakhs, तो ये आएगा 3 lakhs, मीन्स हाफ द पॉपुलेशन
यू मेजर्स थ्रू दिस फॉर्मूला कितना आया, हाफ। रैंक 1 सिटी से रैंक 2 सिटी का पॉपुलेशन हाफ आया। अगर आपको थर्ड नंबर सिटी का पॉपुलेशन निकालना है तो उनका ये कहना है कि आप, ठीक है, क्या करो, थर्ड से 3 से डिवाइड करो बिकॉज यू वांटेड टू कैलकुलेट द थर्ड रैंक सिटी, और ये जो कैलकुलेशन आएगा दैट इज द साइज ऑफ द third ranking city. So according to this formula, this is on the basis of the observation of GK GIF. So in the rank size rule, he had given the formula P is equal to 1 upon N. And according to that, he calculate the size of the cities, rank 1 city, rank 2 city, rank 3 city, rank 4 city, rank 5 city. इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया। इस तरह से तुम कोई भी nth रैंकिंग सिटी का पॉपुलेशन कैलकुलेट कर सकते हो, और फिर उसको उन्होंने ग्राफ में प्लॉट किया। कल मैंने वो ग्राफ भी डिस्कस किया था आपके साथ, ठीक है, रैंक साइज रूल का। ये इंडिया में मैंने ग्राफ डिस्कस किया था। मैंने जनरल, अगर आप पैटर्न पढ़ते हो तो क्या ग्राफ मिलते हैं, अगर आप जनरल बिना लॉग स्केल्स के ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ ऐसा आएगा। इसे प्राइमरी पैटर्न या प्राइमेसी पैटर्न कहते हैं। बट जीके जीफ ने लॉग स्केल लिया, लॉगरिथमिक स्केल। एक्स एक्सिस के ऊपर रैंक लिखा हुआ है, रैंक 1 2 इस तरह से रैंकिंग है, और यहाँ वाई एक्सिस के ऊपर पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन 1 10 100 1000, यहाँ पे ये पॉपुलेशन है। अगर ये जो स्केल, ये जो तुम कर्व देख रहे हो यहाँ पर, दिस इज द कर्व, दिस इज द प्राइमेसी कर्व। प्राइमेट सिटी कॉन्सेप्ट आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो ये सिटीज की रैंकिंग है। यहाँ पर इस कर्व में अगर तुम देखोगे तो प्राइमेट सिटी कॉन्सेप्ट अभी आज मैं डिस्कस करूंगा। रैंक साइज रूल का कर्व ये है, दिस वन ऑन द लॉग स्केल द कर्व इज नॉट कॉन्केव। ये देखो कॉन्केव शेप है, कॉन्केविटी इसे कहते हैं, ये कॉन्केव कर्व है। बट व्हेन द जीके जिफ कैलकुलेट द साइज ऑफ द सिटीज, पॉपुलेशन मेजर किया सिटी को और उसका ग्राफ जब प्लॉट किया रैंकिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में, जो रैंक 1 सिटी है वो ऊपर, फिर ये रैंक 2, रैंक 3, रैंक 4, रैंक 5, रैंक 6, रैंक 7, रैंक 8, इस तरह से उन्होंने डिफरेंट रैंकिंग सिटी को अरेंज किया। सो लॉगरिथमिक स्केल पे जब प्लॉट करोगे ग्राफ तो वो स्ट्रेट लाइन आएगा इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके, सो व्हाट यू ऑब्जर्व दैट द रैंक 1 सिटी हैविंग द हाईएस्ट पॉपुलेशन, एंड अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला पी एन 1 अपॉन एन एथ और एन आई अगर आप लिखते हो, आई वेरिएबल है, जहाँ आई अगर लेस देन 1 और इक्वल टू 1 है तो ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। किसी किसी बुक में ये आई वेरिएबल मेंशन भी नहीं किया हुआ है, सिंपली एन लिखा है। बट अगर आई है और आई अगर लेस देन और इक्वल टू 1 होगा, इक्वल टू 1, तो रैंक साइज रूल अप्लाई होगा। और फिर हम ये फॉर्मूला सिंपली रख सकते हैं। अगर थर्ड रैंकिंग सिटी का पॉपुलेशन निकालना है, फर्स्ट रैंकिंग सिटी का पॉपुलेशन तुम्हें पता है, तो यहाँ फर्स्ट रैंक सिटी पॉपुलेशन लिखो, यहाँ रैंक लिखो, तो इस रैंकिंग सिटी का पॉपुलेशन मेजर हो जाएगा। तो दिस इज वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, and he arranged the city on the basis and he plot the graph. The graph is linear, a straight line in a descending order. He arranged the city and accordingly he calculate and measures the size of the population and arrange that city on the basis of their descending order. तो ये जो कर्व है, this is the rank size rule curve. तो this is the concept. This is a नॉर्मेटिव मॉडल, ये नॉर्मेटिव मॉडल है, ठीक है ना। इंडक्टिव अप्रोच आप कह सकते हो इसको, नॉर्मेटिव मॉडल है, एम्पेरिकल इन नेचर है, ठीक है ना। एम्पेरिकल क्या होता है, ग्रॉस जनरलाइजेशन। ज्योग्राफर ने क्या किया कि जब उन्हें डेटा लेना होता है तो वो डिफरेंट सिटीज़ जैसे विजिट किया, वहाँ से साइज
सेंसस डेटा से कलेक्ट किया कि कितना पॉपुलेशन साइज है, उसके बाद जो कॉमन फीचर है उसको कैलकुलेट कर लेते हैं, कॉमन फीचर्स देखते हैं, जैसे यहाँ डेमोग्राफिक साइज हमें देखना है और उसके बेसिस पे अरेंज करते हैं, तो इसको हम एम्पेरिकल अप्रोच ज्योग्राफी में कहते हैं, ठीक है। दिस इज नोन एज एम्पेरिकल अप्रोच एंड इंडक्टिव अप्रोच। तो नॉर्मेटिव मॉडल है और ये एम्पेरिकल अप्रोच के आधार पे ये डिजाइन किया गया थियरी, रैंक साइज रूल इन द अर्बन ज्योग्राफी। फिर कल मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि क्या वेदर दिस रैंक साइज रूल इज अप्लाइड इन इंडिया। तो इंडिया में अलग केस है। इंडिया में अगर तुम देखोगे तो अकॉर्डिंग टू रैंक साइज रूल, रैंक 1 सिटीज के कंपैरिजन में रैंक 2 सिटी का पॉपुलेशन कितना होगा, हाफ होगा, क्योंकि फॉर्मूला मैंने आपको सिंपल बताया कि अगर आपको रैंक 2 सिटी का निकालना है पॉपुलेशन, तो रैंक 1 सिटी का पॉपुलेशन जितना भी है, ठीक है, उसको 2 से डिवाइड कर देना, तो हाफ ही आएगा पॉपुलेशन। क्लियर है। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। अगर आप सेंसस 2011 स्टडी करते हो, इफ यू स्टडी द सेंसस डेटा ऑफ 2011, then according to that in India there are 46 million plus cities. India having the largest population today in the world. According to 2011 census, there are 46 million plus city in India. And out of that, when you look at the 9 city having the population more than 4 million. भारत में 9 ऐसे cities हैं जिसका population more than 4 million है, ठीक है। और उसमें भी अगर 9 में भी देखेंगे तो the 6 cities are quite large. और वो 6 cities कौन कौन से हैं? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद। लेकिन उसके अलावा भी पुणे, नागपुर, ऑल दीज सिटीज आर ऑल्सो वेरी लार्ज सिटी अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन साइज। ओके, कानपुर, ऑल दीज सिटी आर द लार्ज सिटी इन इंडिया। तो यहाँ पर जो भारत का केस है वो अलग है। यहाँ रैंक साइज रूल जो है वो लिमिटेड एप्लीकेशन है इन इंडिया। एंड हु स्टडीड द रैंक साइज रूल इन इंडिया? Qazi Ahmad. Yesterday I had also discussed the application in India. रैंक साइज रूल का एप्लीकेशन मैंने डिस्कस किया भारत में, और मैंने बताया कि काजी अहमद हैड स्टडीड द एप्लीकेशन ऑफ रैंक साइज रूल इन इंडिया एंड ऑब्जर्व दैट a state with larger area and the greater population followed rank size rule pattern at certain extent. अगर कोई ज्योग्राफिकल एरिया बड़ा है भारत के स्टेट का, जैसे उत्तर प्रदेश या राजस्थान, तो यहाँ के शहरों में कुछ हद तक, या फिर ईस्टर्न सिटी जैसे आप वेस्ट बंगाल में जाएंगे, आसाम में जाएंगे, तो वहाँ कंपेयर करोगे तो उस एरिया में तुम्हें क्या दिखाई देगा? रैंक साइज रूल कुछ हद तक दिखाई देगा, ठीक है, ये अप्लाई होता हुआ, but not in entire India. There is a limited application. So what you have to write in examination when the question appear on the application of rank size rule, तुम्हें लिखना होगा कि entirely in entire India the rank size rule is not applicable in letter and spirit. As it is नहीं apply होता. In certain extent it is applied. Where it is applied? In a state with the vast territorial areas and the large population size. For example, UP or Rajasthan or eastern part of India like Bihar, and when you look at in West Bengal. Basically this concept is applied. Rank size rule कहाँ apply होता है? Developed region में apply होता है. At certain extent it is applied in Tamil Nadu. Okay, but not in entire Maharashtra or Madhya Pradesh or entire region of India. Why? Because India is an example of multiple primacy. अभी मैं प्राइमेट सिटी कॉन्सेप्ट समझाऊंगा तो आपको पता लगेगा प्राइमेट सिटी किसे कहते हैं। तो भारत में प्राइमेट सिटी यानी लार्ज सिटी की संख्या ज़्यादा है। तो यहाँ पर एग्जैक्ट अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में सिटी को अरेंज करोगे तो रैंक साइज रूल की तरह ऐसा नहीं आएगा कि फर्स्ट रैंकिंग से सेकंड का एग्जैक्टली हाफ पॉपुलेशन आएगा,
क्योंकि कुछ ऐसे भारत में सिटीज़ हैं जिनके पॉपुलेशन साइज ऑलमोस्ट इक्वल है, जैसे मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, ये जो मैं बता रहा हूँ सिटीज़, इसके ऑलमोस्ट पॉपुलेशन साइज इक्वल है, ये ऑल आर प्राइमेट सिटी. So India is an example of multiple primacy. So there is a limited application of rank size rule and studied by Qazi Ahmed. ठीक है. तो यहाँ मैंने लिखा है, apart from these states, better regional development will also some resemblance to rank size rule. Example पंजाब, हरियाणा. मैंने कहा कि यूरोप में स्टडी की गई थी रैंक साइज रूल, डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहाँ पर, तो हर रीजन डेवलप्ड है, वहाँ पर पॉपुलेशन साइज ऑलमोस्ट वहाँ डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे तो आपको दिखाई देगा वो रैंक साइज रूल वहाँ पर एग्जैक्टली, एक्सेप्ट फ्यू प्लेसेस, कुछ जगह पे नहीं दिखाई देगा रैंक साइज रूल. ठीक है, वो हम देखेंगे. जैसे आप लंदन का कंपैरिजन करोगे तो लंदन इज़ अ वेरी वास्ट सिटी और अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन साइज इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटी, और वहाँ सेकेंड रैंकिंग जो सिटी है अगर उससे तुम कंपैरिजन करोगे तो लंदन का पॉपुलेशन डबल से ज़्यादा है. उसी तरह उरुग्वे में मैंने एग्जांपल दिया था कि अगर आप मॉन्टेवीडियोस का देखेंगे पॉपुलेशन और पेशेंट का देखेंगे पॉपुलेशन, अगर सेकेंड लार्जेस्ट सिटी का उरुग्वे में, तो 17:1 का डिफरेंस है. 17 गुना मॉन्टेवीडियो का पॉपुलेशन साइज बड़ा है, तो एग्जैक्टली वहाँ भी अप्लाई रैंक साइज रूल नहीं होता. तो वर्ल्ड क्रॉस इसको अप्लाई कर कर देखा गया रीजन टू रीजन. तो ये कॉन्सेप्ट वेरी करता है, कंट्री में कहीं पर ये अप्लाई होता है, कहीं नहीं अप्लाई होता है ये रैंक साइज रूल. ठीक है, बट ओवरऑल रैंक साइज रूल इज वेरी वेरी हेल्पफुल इन रीजनल प्लानिंग एंड डेवलपमेंट. ये कॉन्सेप्ट रीजनल प्लानिंग और डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट और अहम रोल प्ले कर सकता है और करता है, और इसको अर्बन ज्योग्राफर यूज करते हैं. ठीक है, तो इंडिया में एप्लीकेशन भी मैंने कल डिस्कस किया था, मैंने रिवीजन करा दिया, कुछ लोग जो मिस थे कल नहीं थे, और आगे चूंकि प्राइमेट सिटी कॉन्सेप्ट मुझे डिस्कस करना है तो, और फिर आपको कंपैरिजन भी कराऊंगा, इसलिए भी मैंने लिंकेजेस कर दिया. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द प्राइमेट सिटी. Now this concept is also based on the demographic concept और criteria. ये भी जो है कॉन्सेप्ट अर्बन ज्योग्राफी के अंदर, अर्बन मॉर्फोलॉजी के अंदर, वो भी डेमोग्राफिक क्राइटेरिया के बेसिस पर है ये कॉन्सेप्ट. प्राइमेट सिटी किसे कहते हैं? वो सिटी जो लार्जेस्ट पॉपुलेशन साइज रखता हो उसे प्राइमेट सिटी कहते हैं. सो व्हाट इज द प्राइमेट सिटी? विच having the huge population, the large population, largest city of a region is known as primate city. अब मैंने बताया था रैंक साइज रूल का कॉन्सेप्ट जीके जिफ ने दिया था, मैंने आपको कहा इस कॉन्सेप्ट को लेकर आए अर्बन ज्योग्राफर, नाम है मार्क जैफरसन. तो आपको तो पहले ये नेम पता होना चाहिए कि हु हैज गिवन दिस कॉन्सेप्ट ऑफ primate city. The name of that geographer was Mark Jefferson. So I had mentioned that it is the primate city concept is one of the earliest attempts of quantification in the field of settlement geography. अब अगर मैं आपको बताऊं क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन इट बिगिंस इन ज्योग्राफी आफ्टर द वर्ल्ड वॉर. ओके, when the geographer started using the mathematical principles and formulae, statistical tools and computer technology धीरे धीरे आ गई थी. ठीक है, 1940s onwards, तो उनको अप्लाई करना शुरू किया ज्योग्राफी के अंदर, और थ्योरिटाइजेशन और मॉडल बिल्डिंग स्टार्ट हुआ ज्योग्राफी के अंदर टू मेक द ज्योग्राफी मोर साइंटिफिक इन नेचर. उसको दिखाने के लिए कि ज्योग्राफी भी एक साइंटिफिक सब्जेक्ट है, तो ज्योग्राफी में ज्योग्राफर्स ने मैथमेटिकल फार्मूले, फिजिक्स के फार्मूले और प्रिंसिपल अप्लाई करना शुरू किया. स्टैटिस्टिक्स के मेथड्स, मीन, मीडियन, मोड्स, ठीक है, ये सब, स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी स्टैटिस्टिकल टूल को यूज करना शुरू किया, सैम्पलिंग करना स्टार्ट किया, एजम्पशन, हाइपोथेसिस और थ्योरिटाइजेशन स्टार्ट किया. ठीक है,
तो डिडक्टिव अप्रोच धीरे धीरे आने लगा, थ्योरी आने लगी, थ्योरी से डिड्यूस करने लगे, एजम्पशन लेने लगे, फिर एजम्पशन स्टडी करना शुरू किया, फिर उसके बाद हाइपोथेसिस लिखा, थ्योरीज बनाई। तो थ्योरिटाइजेशन और मॉडल बिल्डिंग स्टार्ट हुआ ज्योग्राफी में। उस पेज को उसको कहते हैं ज्योग्राफी में क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो मैंने आपको क्या लिखा यहाँ पर, यहाँ भी तुमने देखा कि हमने जब रैंक साइज रूल एक्सप्लेन किया तो वहाँ भी फॉर्मूले दिए, वहाँ भी मैथमेटिकल अप्रोच दिखाया, ग्राफ के थ्रू प्रेजेंटेशन है। यानी कि रैंक साइज रूल का कॉन्सेप्ट्स जैसे इवॉल्व हुआ वो भी क्वांटिफिकेशन यानी क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन की देन। उसी तरह से प्राइमेट सिटी कॉन्सेप्ट भी जो है वो अर्लीस्ट अटेम्प्ट ऑफ क्वांटिफिकेशन इन द फील्ड ऑफ सेटलमेंट ज्योग्राफी आई हैड मेंशन्ड and is reflected in the primate city concept of Mark Jefferson in 1939. Who gave this concept? Mark Jefferson. When he gave this concept? In 1939. 1939 में उन्होंने स्टडी किया, ठीक है, और स्टडी करने के बाद उन्होंने एक पब्लिश किया अपनी स्टडी को पेपर में, द लॉ ऑफ प्राइमेट सिटी। उसका टाइटल क्या था पेपर का जो पब्लिश किया? उसका टाइटल था द लॉ ऑफ प्राइमेट सिटी। एंड ही ट्राई टू अरेंज द सिटी ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन साइज। बट रैंक साइज रूल और प्राइमेट सिटी में डिफरेंस क्या है? वहां भी सिटी का अरेंजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन ही है, पॉपुलेशन साइज। यहां इसमें क्या है? यहां ज्योग्राफर आइडेंटिफाई करना चाहता है रैंक 1 सिटी को, दैट रैंक 1 सिटी और द लार्जेस्ट सिटी ऑफ एन एरिया इज नोन एज प्राइमेट सिटी। एंड एक अगर आप देखेंगे रैंक साइज रूल को प्राइमेट सिटी से कंपैरिजन करोगे या रैंक साइज रूल के बेसिस पे प्राइमेसी निकालना चाहोगे कि कौन सा सिटी वास्ट है और सेकेंड रैंकिंग सिटी का पॉपुलेशन फिर क्या रैंक साइज रूल की तरह फर्स्ट रैंकिंग से हाफ है, तो ऐसा नहीं है। इन द प्राइमेट सिटी इज क्वाइट लार्ज इन साइज इन कंपैरिजन टू द सेकेंड रैंकिंग सिटी। अकॉर्डिंग टू मार्क जेफरसन दिस कॉन्सेप्ट इज एम्पेरिकल मॉडल। एम्पेरिकल मैंने बताया कि जैसे इंडस्ट्री की स्टडी करनी है तो 4 इंडस्ट्री गए, 4 इंडस्ट्री से पैरामीटर लिया, स्टडी किया और चारों में जो कॉमन चीजें हैं उसको लिख लिया एक जगह पर और फिर उसको रिवील किया, ठीक है ना। और ग्रॉस जनरलाइजेशन के आधार पे हमने ये मान लिया कि इंडस्ट्री में ऐसी चीजें होती हैं। इसको एम्पेरिकल अप्रोच कहते हैं। दिस अप्रोच इज नोन एज एम्पेरिकल। इसे हम इंडक्टिव अप्रोच और एम्पेरिकल अप्रोच ज्योग्राफी में कहते हैं। मैं फर्दर इसे इलेबोरेट करूंगा। So that's why I have mentioned empirical model because it is based on observation of a different cities of a particular geographical area, which involved the study of 51 countries across the globe. Okay, Mark Jefferson ने क्या किया? He studied the data of 51 countries, and on the basis of which he published his paper in the year 1939. Who? The Mark Jefferson. The title of the paper is The Law of Primate City. Out of this 51, what he said that he noted that 28 countries, the primate city or the largest city was more than twice the size of the second largest city. 51 में से 28 देशों में उन्होंने देखा कि वहां के जो शहर हैं, जो सबसे बड़ा शहर है वो सेकेंड रैंकिंग सिटी से उसका पॉपुलेशन दुगने से ज्यादा है, ट्वाइस द साइज ऑफ द सेकेंड रैंकिंग सिटी। 28 देशों में ऐसा उनको डेटा मिला। 18 देशों में उन्होंने क्या देखा? मोर देन 3 times द नेक्स्ट लार्जेस्ट प्राइमेट सिटी। 18 देशों में उन्होंने देखा कि 3 गुने से ज्यादा पॉपुलेशन है लार्जेस्ट सिटी का सेकेंड रैंकिंग सिटी से जब उन्होंने कंपेयर किया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू रैंक साइज रूल प्राइमेट सिटी जो होगा यानी फर्स्ट रैंक सिटी सेकेंड से डबल पॉपुलेशन होना चाहिए
ऐसा डबल से भी ज्यादा पॉपुलेशन उनको दिखा 28 देशों में, 18 देशों में उन्हें 3 टाइम्स से ज्यादा दिखा। तो यहाँ रैंक साइज रूल से अलग हो गया इनका ऑब्जर्वेशन, ठीक है ना। And has been referred as the largest city of the country, which is disproportionately larger in comparison to the second ranking city in the urban hierarchy. So what he concluded that in certain area the rank size rule is not applied. The Mark Jefferson observed, and he stated that in various regions, in various countries, in various economies, ओके फर्दर हम देखेंगे कि ऐसा क्यों है, कि क्यों जो लार्जेस्ट सिटी है उसका पॉपुलेशन कहीं कहीं मैंने कहा जैसे मॉन्टेविडियो का 17 गुना ज्यादा है सेकेंड लार्जेस्ट सिटी से। बेलफास्ट पर रैंक साइज रूल लागू नहीं होता नदर्न आयरलैंड, वहां पॉपुलेशन सेकेंड लार्जेस्ट सिटी से ज्यादा है, ट्वाइस द टाइम्स से ज्यादा है, ठीक है ना। उसी तरह मैंने तो आपको, लेकिन तो इस तरह से उन्होंने जब स्टडी की तो उन्होंने कहा कि डिस्प्रोपोर्शनेटली प्राइमेट सिटी इज डिस्प्रोपोर्शनेटली लार्जर देन द सेकेंड रैंकिंग सिटी इन अ पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया। नाउ द क्वेश्चन ऑब्वियसली अराइजेस, हाउ इज इट पॉसिबल? व्हाई इन अ पर्टिकुलर कंट्री और एरिया one city is quite large, having huge gravity, the population size is quite vast, ऐसा क्यों हुआ? Okay, this study reveals. So he started finding out. अब उन्होंने उसके फैक्टर्स आइडेंटिफाई करने शुरू किए कि क्या रीजन है। The city is the gravity center of the country, where the largest immigration for economic opportunity is taking place, and the city witness random unplanned proliferation of the housing unit, thus very soon develops out of proportion. What the Mark Jefferson stated that the city is the gravity point having the strong pull factor. He applied the physical principle. फिजिक्स में जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो अपनी तरह दूसरे ऑब्जेक्ट को, यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। The city having also the pull factor, and if the city having the huge population having the large pull factor according to some geographer, okay, तो लोग सिटी की तरफ आते हैं, और जिस सब सिटी की तरफ आते हैं तो सिटी प्रोलिफरेट करता है, सिटी बढ़ने लगता है, उसकी साइज एक्सपैंड होने लगती है, और कई बार एक्सपैंड ऐसे होने लगती है और प्लानिंग करना मुश्किल हो जाता है, तो अनप्लैन्ड डेवलपमेंट हो जाता है सिटी का। बट इन मॉडर्न टाइम पीरियड द ज्योग्राफर अंडरस्टैंड एंड दे स्टार्टेड प्लानिंग द सिटी, और उसके लिए कई सारे मिशन है, कई सारे स्कीम्स हैं, प्लान है, ठीक है, अलग अलग देशों में। तो अब प्लान्ड सिटी भी डेवलप होते हैं, बट इन जनरल व्हेन यू ऑब्जर्व ड्यू टू द ह्यूज मास इन्फ्लक्स इन अ सिटी, the city started growing haphazardly, unplanned manner, started proliferating, and gradually the size of the city increases. But the question is, this rule is applied on all the cities. गांव से छोड़कर लोग शहरों की तरफ आ रहे हैं क्योंकि बेटर पब्लिक सिविक एमिनिटीज है, बेटर सर्विसेज है, एडमिनिस्ट्रेटिव, जुडिशियल, एजुकेशनल, हेल्थ, ओके, या जॉब अपॉर्चुनिटीज है, तो लोग शहरों की तरफ आ रहे हैं, गांव से शहर बढ़ रहे हैं। लेकिन कोई शहर डिस्प्रोपोर्शनेटली इतना लार्ज कैसे हो गया कि वो सेकेंड लार्जेस्ट सिटी जो है उसी रीजन का, उससे उसके ट्वाइस साइज से ज्यादा पॉपुलेशन हो गई, ऐसा क्यों हो गया? उसको भी स्टडी किया मार्क जेफरसन ने, और उसको बताने की कोशिश की कि ऐसा क्यों है, ठीक है। So what he said that, यहाँ पे बताया प्राइमेसी इंडेक्स ही कैलकुलेटेड, तो उन्होंने क्या बताया कि द P1 is the primacy index, PI is the primacy index. What he said that this is the population of rank 1 city, this is the population of rank 2 city. He calculated the primacy index and he said that the primacy index is equal to
the population of rank 1 city upon population of rank city, which is always be greater than 2. हमेशा दुगना से ज्यादा होगा प्राइमेसी इंडेक्स अगर आप कैलकुलेट करें. So what are the characteristics feature of the primate city? The largest population size is the first and the foremost feature of the primate city. ये उस रीजन में, उस कंट्री में सबसे बड़ा सिटी होगा अनडाउटेडली ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन. ओके, फ्रॉम द सेकेंड रैंकिंग सिटी, and the population of the primate city always be double or more than double, always be. And he gave this formula to calculate the primacy index. Now the question is why, and he tried to explain why. He find out the second feature, that city offers largest quantum of goods and services. Why the city grow disproportionately large in comparison to the second largest city? This is the rank 1 city, this is the rank 2 city, because this city provides to the hinterlands, okay, the various goods and services. So to avail these goods and services, the people from far-flung areas reach to the city, because city provides services and goods to the surrounding areas. This city having variety of goods and services. So the person from the adjacent settlement for far-flung region reach this city. Okay, and the size of city is started growing, क्योंकि लोग यहाँ एडुकेशन के लिए, जॉब के लिए, मैंने कहा ठीक है, या बेटर फैसिलिटीज के लिए आने लगे, शटल्ड होने लगे, तो इसका साइज बढ़ गया. तो रीजन क्या है कि यहाँ पर ये सिटी जो है ऑफर करता है लोगों को क्या, क्वांटम्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वेराइटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस. The next feature of the primate city is the city has the greater centrality and functionality. Okay, centrality, the centripetal concept, pull factor. Why the pull factor? Because it performs various functions. Maybe जैसे अगर भारत में देखोगे, what is the primate city? अब मैंने कहा India is a very unique case. India having multiple primate city, और उसके पीछे रीजन है colonial history. What is the colonial history of India? As you know, there are the British. India was the British colony earlier, and we got independence in year 1947. When the British came here, they developed Presidency town. They started settling along the coastal areas. Okay, because they were traders. They had to perform businesses. They wanted profits. Because East India Company came here, they occupied this region, defeated the Indian monarchs, they started occupying the region, consolidate the British territories. Further, these British territories were led by the monarch of Britain after the 1857 revolt. But the situation is, when you look at the presidency towns of Kolkata, Chennai, Mumbai has been developed. So historically this city grew. Further, when India got independence, Delhi became the national capital, and it became the site of the judicial, legislative and executive capital of India. Joint capital है ये, और इसलिए the size of Delhi is also started growing. The gravity and centrality of this city is quite vast, and they provide multiple functions. Okay, so if the city provide multiple function having great centrality, okay, that city disproportionately become larger than the second ranking city. तो मैंने यहाँ बताया. Another characteristics feature of the primate city is that majority of the transport route converge into the city. When you look at
द कैपिटल सिटी ऑफ एनी कंट्री। प्राइमेट सिटी कॉन्सेप्ट में हायरार्कीज देखोगे आपको क्या दिखाई देगा, से फॉर एग्जाम्पल ऑन द टॉप नेशनल कैपिटल आपको दिखाई देंगे, एंड द प्राइमेट सिटी आर लेस इन नंबर। जैसे जैसे हायरार्की में या रैंक साइज रूल में भी अरेंज करोगे तो नेशनल कैपिटल एक ही होगा ना देश के अंदर, ठीक है। कई कई जगहों पर आप देखेंगे इन वेरियस सिटीज जो एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियल कैपिटल है वो अलग अलग जगह पे हैं, या लेजिस्लेटिव कैपिटल अलग जगह पर है, ठीक है। तो नेशनल कैपिटल, उसके अलावा आपने स्टेट कैपिटल देखा होगा, स्टेट कैपिटल के साथ आपने डिस्ट्रिक्ट टाउन्स देखे होंगे, उसके बाद आपने ब्लॉक्स भी देखा होगा, ब्लॉक्स के बाद म्यूनिसिपल एरिया और टाउन्स भी देखे होंगे, और हैमलेटेड सेटलमेंट, टाउन के बाद विलेज, विलेज के बाद हैमलेटेड सेटलमेंट आपने देखा होगा। ये है हायरार्की, दिस इज द हायरार्की। और आप कोनर्वेशन भी देखेंगे, कोनर्वेशन का कॉन्सेप्ट मैं समझाऊंगा, एक अर्बन ज्योग्राफी में कॉन्सेप्ट है कोनर्वेशन। कोनर्वेशन इज लार्जर सेटलमेंट, कई सेटलमेंट के क्लस्टर्स को कोनर्वेशन कहते हैं, ठीक है। तो यहां पर मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि अगर आप नेशनल कैपिटल देखोगे, नॉर्मली इन वेरियस सिटी द नेशनल कैपिटल इज क्वाइट लार्ज एंड वास्ट in the size. Why? Because all the transportation routes converge. The air services reach there, the railway services reach there, the roadways linkages are there, and it connects all the part of the country, entire part of the nation. So the people in huge number reaches there, emigrated in this region. So immigration is quite high, and that's why the size of the city is increasing. तो एक फैक्टर, एक फीचर क्या होगा, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज जो होंगी वो कन्वर्ज होंगी हर रीजन से, हर एरिया से, और वो भी एक फैक्टर है कि इमिग्रेशन बढ़ेगा और साइज ऑफ द सिटी बड़ी होगी। होप यू कैन अंडरस्टैंड। ऑफन कोएग्जिस्ट विथ पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर। द लार्जेस्ट सिटी ऑफ अ कंट्री वह क्या होगा, मैंने कहा जैसे नेशनल कैपिटल है तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल भी है, पॉलिटिकल हेड्स वहीं बैठ रहे हैं, वहीं लेजिस्लेटिव कैपिटल भी हो सकता है इन मेनी ऑफ द कंट्रीज, वहीं जुडिशियल कैपिटल भी हो सकता है। तो पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर जो होते हैं वो भी यूज होते हैं साइज में, नॉर्मली प्राइमेट सिटीज होते हैं। There is a random and unorganized growth. Another feature of the primate city is unplanned growth, because इतना ज़्यादा immigration है कि planned growth होना मुश्किल है. So now as a result of which what you find, the slums and ghettos also develop. वो भी डेवलप होने लगते हैं। तो सिटी में आप प्राइमेट सिटी में एक फीचर देखोगे फर्दर व्हेन आई विल डिस्कस, घेटोज और स्लम्स डेवलप होने लगते हैं, है ना, हैफर्डली ये डेवलप होने लगता है इन अनप्लान्ड मैनर, बिकॉज द इमिग्रेशन इज क्वाइट ह्यूज, द ग्रेविटी, सेंट्रलिटी एंड द पुल फैक्टर इज क्वाइट हाई. देन it may be a commercial capital of the respective country. For example, Mumbai, you can find out in India, is a commercial and economic capital of India's. Vast economic activity is going on. That is the seat of RBI also. So basically what you find, that is a trading center. Okay, JNPT, Nhava Sheva, like port are there. So that is the commercial center which grow, and this is not a new commercial center, Mumbai, having the colonial history. तो उन देशों में तुम देखोगे प्राइमेट सिटी तुम्हें दिखेंगे जिनके कॉलोनियल हिस्ट्री है. Whether in Africa you can find out, in African continent, in South America, in Asia, in majority part of Asia you find out the primacy concept. Where there is colonial history, where there is developing economy, you find out what? Because in developing or underdeveloped economy, the development is not uniform and universal. But in developed economy, development is almost uniform.
and that's why the size of the city is almost having a proportionate differences in the size of population. ऐसा डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी में नहीं है. तो रैंक साइज रूल डेवलप्ड इकोनॉमी में अप्लाई होता है, बट प्राइमेट सिटी कॉन्सेप्ट डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी में अप्लाई होता है. लोग इलिटरेट हैं, अनएडुकेटेड हैं, ठीक है. साथ ही साथ यहाँ पर कुछ सिटी बहुत बड़ी हो गई साइज में, उसकी हिस्ट्री रही है, कॉलोनियल ट्रेड सेंटर रहा है, या कॉलोनियल पीरियड में वो मेजर सेंटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन रहा है, इसलिए वो ग्रो कर गया. ठीक है. तो बेसिकली प्राइमेट सिटी कॉन्सेप्ट्स अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो इट इज मोर एप्लीकेबल इन द रीजन्स हैविंग द कॉलोनियल हिस्ट्रीज. ठीक है, अष्टवाइल कॉलोनीज रही हैं वो, तो वहां पर तुम देखोगे कि ये कॉन्सेप्ट्स ज्यादा अप्लाई होता हुआ तुम्हें दिखाई देगा. Another feature of the primate city that it is educational, health, entertainment and other services concentrated in the primate city. That's why the people from the surrounding area reach in this city to avail these services. So what I had discussed that the characteristics feature of the primate city, ये common स्टडी करने के बाद मैंने कहा कि ये एम्पेरिकल अप्रोच है. एम्पेरिकल अप्रोच अभी समझाया था, एम्पेरिकल एंड इंडक्टिव अप्रोच. इसमें जाकर स्टडी करते हैं अलग अलग सिटीज की और उसके ऐसे जनरलाइज्ड फीचर को लिख दिया. इसी को कहते हैं ज्योग्राफी में एम्पेरिकल अप्रोच. ठीक है, तो स्टडी किया अलग अलग सिटीज का और कॉमन फैक्टर, कॉमन फीचर को एक जगह क्लब कर दिया. इसी को कहते हैं एम्पेरिकल and inductive approach. अभी मैं इसको भी डिस्कस करूंगा. तो ज्योग्राफी की जब स्टडी की गई तो अलग अलग अप्रोच ज्योग्राफर में. अभी इंडक्टिव वर्सेस डिडक्टिव अप्रोच की बात करेंगे. डिडक्टिव अप्रोच, ठीक है ना, यहाँ प्यूरिटाइजेशन होता है. ये एक अलग अप्रोच है ज्योग्राफी के. ठीक है, डिडक्टिव भी आगे देखेंगे, कई सारी थ्योरीज पढ़ने वाले हम. ठीक है, तो आपको डुअलिज्म और डाइकोटमी ज्योग्राफी में पढ़ेंगे आप. ठीक है, धीरे धीरे समझेंगे. टर्म्स अगर आपको क्लियर हो जाए तो ज्योग्राफी इज क्वाइट इजी. टर्म नहीं है, आप क्रैम करते रहोगे फैक्ट्स तो आप समझ नहीं पाओगे, तो लिख ही नहीं पाओगे. ठीक है, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द टर्म एंड बेसिक जो डेफिनेशन बताता हूँ, बेसिक जो कॉन्सेप्ट बताता हूँ वो आपको याद रखना है. ठीक है, इफ यू आर एबल टू लर्न दैट बेसिक्स थिंग्स यू कैन राइट ज्योग्राफी एनी टाइम. दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस सब्जेक्ट. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड. आफ्टर द स्टडी ऑफ मार्क जेफरसन, जब उनका पेपर पब्लिश हुआ दैट attracted various youth in this field of urban geography and the youth has started studying this pattern. एक प्रोफेसर लिंस्की, he has also elaborated the concept of primate city. उन्होंने फर्दर इस कॉन्सेप्ट को और इलेबोरेट किया. Who elaborated the concept? प्रोफेसर लिंस्की. अब इनका भी नाम याद रखिए प्राइमेट सिटी में. जैसे मैंने आपको रैंक साइज रूल में दो ज्योग्राफर मेंशन किया, ऑरबैक और जीके जिप. ऑरबैक ने पहली बार अरेंजमेंट करने की कोशिश की सिटी का पॉपुलेशन साइज के आधार पर, लेकिन रैंक साइज रूल कॉन्सेप्ट दिया किसने? जीके जिप. तो दो ज्योग्राफर वहाँ आप नोट कर लिखेंगे, याद रखेंगे कि, और फिर रैंक साइज रूल एलेबोरेट करोगे. Primate city concept basically given by Mark Jefferson, but this idea further elaborated by Professor Linsky. So another name you should keep in mind, and that is not very tough. Okay, what he said that how he elaborated and associated the concept of primate city with the developing world.
अभी मैंने बताया ना कि डेवलपिंग वर्ल्ड्स में ये कॉन्सेप्ट ज़्यादा अप्लाई होता है, डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड वर्ल्ड में। डेवलप्ड वर्ल्ड में ये कॉन्सेप्ट जो है वो कहीं कहीं अप्लाई होता है, प्राइमेट, जैसे मैंने आपको लंदन का एग्जांपल दिया, बेलफास्ट का एग्जांपल दिया, ठीक है, वहां अप्लाई होता है। लेकिन इन जनरल रैंक साइज रूल डेवलप्ड इकोनॉमी में अप्लाई होता है। एंड व्हेन यू आर राइटिंग कंपैरिजन यू मे राइट दैट पॉइंट, that where the primate city concept applied, where the rank size rule concept applied, you may write on the basis of economic development of a region or a country. So what Professor Linsky stated, that when he observed, what he find out, that this concept of primacy, the primate city concept, is more applicable in developing economy, and largely the developing economy having the colonial history. जितने भी डेवलपिंग इकोनॉमी है, चाहे वो अफ्रीकन इकोनॉमी हो, वो तो अंडर डेवलप्ड है, बट एशियन और साउथ अमेरिकन, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज देखेंगे आप, तो आपको क्या दिखाई देगा, ये डेवलपिंग इकोनॉमी है। लार्जली ऑल दिस इकोनॉमीज हैविंग द कॉलोनियल हिस्ट्री। तो हम ऐसे भी लिंक कर सकते हैं कि जो देश की कॉलोनियल हिस्ट्री है वहाँ ये चीज़ें अप्लाई होती हुई ज़्यादा दिखाई देती हैं। किसने इसकी स्टडी की, बोला प्रोफेसर लिंस्की ने ये बताया। According to Professor Linsky, the primate cities are characteristics of developing world and the country with colonial history, okay, are likely to have the primate city, as well as the country with a small territorial extent are more likely to have primate city, have relatively high population density found due to the high rate of population growth. So what he said, that he observed that the economy which is in developing state having colonial history with a small territorial areas in large extent, ऐसा नहीं है, vast territorial areas में भी apply होता है, but largely in the small territorial area but with the huge population size, this concept is applicable. तो डेवलपिंग इकोनॉमी में आप देखते हो कि रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इज कंपैरेटिवली हायर इन कंपैरिजन टू डेवलप्ड इकोनॉमी। वी हैड ऑलरेडी लर्न द पॉपुलेशन थ्योरीज, मैंने आपको बता दिया है। तो आपको पता है कि जहाँ अनएडुकेटेड मास होता है वहाँ पर पॉपुलेशन को लिंक करेंगे आप, तो देखोगे कि वहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा होता है। जहाँ पॉवर्टी ज़्यादा होती है उन कंट्री में पॉपुलेशन ग्रोथ रेट फास्ट है, डेथ रेट भी ज़्यादा है बट ग्रोथ रेट भी ज़्यादा है। तो साइज ऑफ पॉपुलेशन डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी में उसका ग्रोथ रेट मच फास्टर। सो वेयर what the Linsky had observed, that where this concept is much more applicable in the developing economy having colonial history with the small territorial area and the rate of the population growth is very fast. Okay, this is the study given by Professor Linsky. This is the contribution of the Professor Linsky in the primate city concept. Now, example of primate city all across the world. I had quoted certain example for you people for better understanding of this concept. When you look at the size of the Paris, the capital of France, when you look at the population of 9.6 million is definitely the focus of the France, while the Marseille, okay, when you look at this city in the southern France, Marseille, okay, has population 1.3 million. Okay, so now 1.3 million population, इसका डबल क्या होगा, 2.6 million, 3 times क्या होगा इसका, okay, 3.9 millions. तो मार्शली से ये डिस्प्रोपोर्शनेटली लार्ज है ये पेरिस. It is a primate city of the France. In the United Kingdom, the area of London has population of 7 million, while the second largest city, the Birmingham, only has around 1 million people. So again 7:1 अभी आप देख रहे हो कि proportionately large है. So London is a primate city in United Kingdom. प्राइमेसी इंडेक्स निकालने बताया मैंने, पॉपुलेशन 1 सिटी, पॉपुलेशन 2 सिटी, यानी रैंक 1 रैंक 2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन डबल
2 से ज़्यादा होगा, ट्वाइस द टाइम लार्जर से ज़्यादा होगा पॉपुलेशन। मैक्सिको सिटी, द कैपिटल ऑफ मैक्सिको, मैक्सिको अभी अगर द लार्जेस्ट सिटी ऑफ द मैक्सिको इज द मैक्सिको सिटी। नाउ व्हेन यू लुक एट has the population of 8.6 million, while the Guadalajara is the second largest city of the Mexico, only about 1/4 size, that is 1.6 million. Again, disproportionately large. Okay. अब इसका population आपने देखा, this is the example of Europe, this is the example of Europe, this is the example of Latin America or North America. Now a huge dichotomy exists between the Bangkok, the population 7.5 million, and the Thailand's second city, the Nonthaburi, where the population is 4,81,000 only. Okay, so here what you find again, the primate city is the capital, the Bangkok. Okay. So here I had given the various example of the primate city. What you observe here, here the rank 1 city having the huge and the vast population in comparison to the second largest city. यहाँ rank size rule apply नहीं हो रहा, यहाँ concept primate city apply हो रहा, ठीक है। Disproportionately large population है rank 1 cities के। अब भारत में देखें क्या एप्लीकेबल है प्राइमेट सिटी कॉन्सेप्ट। मैंने अभी अभी बताया कि 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग भारत में 46 मेट्रोपॉलिटन मिलियन प्लस सिटीज हैं। उसमें भी मैंने बताया 9 में 4 मिलियन प्लस सिटीज हैं। 6 cities आर द प्राइमेट सिटी, क्वाइट वास्ट, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता. So in case of India, I had mentioned here, the condition is quite different due to high rate of population growth and some advancement in the socio-economic dimension. Here the multiple primacy. एक सिटी प्राइमेट नहीं है, कई प्राइमेट सिटी हैं, कई सिटी यूज हैं. At least the 6 cities are quite huge. Delhi, Mumbai, Kolkata, Chennai, Bangalore, Hyderabad. But apart from that, Pune, Nagpur, Kanpur, all these cities are also very high, quite vast. India is an example of multiple primacy. Visualized despite it was a British colony and developing economy. यहाँ तो होना चाहिए था प्राइमेट सिटी अप्लाई, बट यहाँ मल्टीपल प्राइमेसी अप्लाई हुआ कॉलोनियल एराज में. मैंने अभी अभी आपको बताया प्रेसिडेंसी टाउन डेवलप हुए आफ्टर इंडिपेंडेंस. दिल्ली बिकम द मेजर सीट एंड सेंटर, एडमिनिस्ट्रेटिव, जुडिशियल एज वेल एज ट्रेड एंड इकोनॉमिक सेंटर ऑल्सो इट बिकम्स. तो इसलिए यहाँ पर क्या आप देखोगे कि मल्टीपल प्राइमेसी है. It doesn't have primary primacy, rather it has case of multiple primacy. यहाँ एक सिटी नहीं है disproportionately large, कई cities हैं. There are 6 primate city are found resulted into multiple primacy, and this idea helped the settlement geographer in the urban development and planning. अब जब हम देख रहे हैं कि कुछ सिटी के ऊपर प्रेशर ज्यादा है तो हम उसके ऊपर प्रेशर रिलीज करेंगे. दिल्ली की साइज बढ़ रही है तो पॉल्यूशन भी बढ़ रहा है. इन बेंगलुरु देयर इज अ कंजेशन, देयर इज अ ग्रेट ट्रैफिक कंजेशन इन बेंगलुरु. Pollution is also rising. There is a scarcity of water. The study reveals that the water body become dries. The people filling the wetlands and construct the houses and building and commercial centers. So what we find that why such things happen? Because of huge population which is emigrated in that region. That is due to the out migration from the rural areas. The people started coming towards these cities because why? The higher services are there, universities are there, colleges are there, best educational center, health facilities, job opportunities,
basic facility, amenities, 24-hour electricities are there. There are so many things which the services or goods which is provided by the city attracted and pull the people in huge number. अब सरकार क्या कर रही है, अब देख रही है कि इस शहरों के ऊपर बर्डन बढ़ रहा है, यानी प्राइमेट सिटी कॉन्सेप्ट या रैंक साइज रूल. मैंने आपको बताया, अगर आप स्टडी करते हो, अरेंज करते हो सिटी को, देखते हो कि अच्छा प्राइमेट सिटी कॉन्सेप्ट में देखते हो अच्छा ये दिस सिटी इज क्वाइट ह्यूज. मैंने कहा कुछ सिटी भारत में जहाँ 4 मिलियन से पॉपुलेशन ज़्यादा है, 5 मिलियन पॉपुलेशन ज़्यादा है. अब वहाँ पर क्या प्रॉब्लम है कि पॉपुलेशन प्रेशर कैसे रिड्यूस किया जाए. एक ही तरीका है कि हम और कुछ नए स्मार्ट सिटीज बनाएं. एंड गवर्नमेंट इज कीन टू डेवलप. व्हाई गवर्नमेंट केम अप विद दिस? व्हाई द गवर्नमेंट केम अप विद द हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम्स? हाउसिंग फॉर ऑल क्यों लेकर आ रही है सरकार? बड़ी समस्या है, शहरों में रहने के लिए एकोमोडेशन नहीं है, गरीब लोग फुटपाथ पे सो रहे हैं, ठीक है, या स्लम और गेटोज डेवलप हो रहे हैं. इंडिया के किसी भी शहर में जाओ, ये एक प्रॉब्लम है जिससे पॉल्यूशन इंक्रीज हो रहा है. समटाइम्स द क्राइम एंड वंडलिज्म आल्सो इंक्रीजेस एंड देयर इज इश्यूज ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इन सर्टेन रीजन. ओके, so do you not think that this concept help in the regional planning? Yes, of course it helps, and the urban geographer are contributing in the national planning. Okay, तो यहां मैंने मेंशन किया. Okay, hope you can understand. I had given you an example of this is the Delhi, this is Mumbai, okay, this is Chennai, this is Kolkata. These are the 4 largest cities, disproportionately used, having great centrality. यह देखिए, ये इसका sphere of influence, ठीक है. sphere of influence मैंने कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस किया था. these are the primary primate city of India's. So India is an example of multiple primacy, not a single primate city in India like other developing economies. Okay, and the basic reason behind it is the colonial history of India. This is the erstwhile colony of Britain. What is the advantage and disadvantage of this study of the primate city? Primate city के फायदे और नुकसान अगर हम देखेंगे. Advantage, magnetic attraction for the business, services, people, cumulative effect is there. So the people in huge number attracted in this city. This is the advantage. Having great centrality. ठीक है ना, सेंट्रिपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स समझते हो, तो ये खींचता है अपनी तरफ. क्यों? क्योंकि यहाँ बेहतर बिजनेस फैसिलिटी, सर्विसेज हैं. यहाँ आपको बेटर एडुकेटेड पीपल यू गॉट, वर्कफोर्स आपको मिलेगा, वेराइटी ऑफ वर्कफोर्स, स्किल्ड वर्कफोर्स यू गेट, that human resource you needed for your development. That's why can attract international trade and business also, the primate city, because it provides multiple function, having various goods and services, quantum of good and services. So it also provided international trade and business. This is the advantage of a primate city. What is other advantage? Centralized transport and communication. मैंने बताया कि पूरे भारत की जो कन्वर्स करती हैं ट्रांसपोर्ट लाइन, वो दिल्ली जाती हैं, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, ये लिंक्ड हैं. उसी तरह दुनिया के अलग अलग देशों में जाओगे, प्राइमेट सिटी वहाँ कन्वर्स करती हैं. पेरिस में, फ्रांस की सारे जगह से आप पेरिस पहुंच सकते हैं. ओके, कम्युनिकेशन लाइन है, पूरा इंडिया कनेक्टेड है दिल्ली से. उसी तरह से नेशनल कैपिटल, स्टेट कैपिटल का कनेक्शंस जो है इंटायर टेरिटोरियल एरिया से है. Enhanced flow of ideas and information among the larger population, because here the vast population with the different ideologies, skilled are living. Okay, so the new ideas emerge, the new philosophies develop that help in the development of the economies and the countries as a whole. These ideas rectified the old obsolete ideas, the new revolutions begins.
This is another advantage, ability to offer high-end goods due to the increased threshold. अभी क्या हो गया कि थ्रेशोल्ड कहते हैं मिनिमम नंबर ऑफ द पीपल विच इज रिक्वायर्ड फॉर द सस्टेनेबल ग्रोथ ऑफ अ सेटलमेंट. पता है एक मिनिमम नंबर ऑफ पीपल होने चाहिए, मिनिमम नंबर ऑफ पीपल टू अवेल द सर्विसेज. गुड्स और सर्विसेज को फीड करने के लिए एक सिटी का ग्रोथ कब होता है? व्हेन द क्वांटम ऑफ सर्विसेज ग्रो इन एन एरिया. जब कंज्यूमर होगा, जब कोई कंज्यूमर ही नहीं होगा तो गुड्स और सर्विसेज की डाइवर्सिटी नहीं होगी. When you move to the remote area of India in a small town, especially in the developing economy in India, for example, in case of Bihar, if you move to the cities or the towns like Khagadia or Jamui, okay, or Lakhisaray, okay, or whatever the city, Sitamarhi, आपको ना बेहतर वेराइटी के फ्रूट्स भी नहीं मिलेंगे. Why? The question is why? Because the purchasing power ability of the people is less, the demand is less. बट अगर आप दिल्ली में बेंगलोर में जाओगे तो आपको इंटरनेशनल फ्रूट्स भी मिलेंगे. व्हेन यू मूव टू द, आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हो, ठीक है. एवरीथिंग यू गेट एट द डोर स्टेप बाय क्लिकिंग द माउस और ऑन योर स्मार्टफोन. बट दैट फैसिलिटी इज नॉट अवेलेबल. व्हाई? बिकॉज this is the not the case only that population is required. कहीं पर कोई सर्विसेज, कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, अब अगर यूनिवर्सिटी खोलना है तो 2-4-10 लोग रहेंगे तो यूनिवर्सिटी खोल लोगे क्या? नहीं खोलोगे. उसके लिए हजारों की संख्या में बच्चे होने चाहिए, देन यूनिवर्सिटी ग्रो करेगी. वो कोई ग्रोसरी शॉप नहीं है, आपको कोई फॉर्चून की दुकान खोलनी है, उस एरिया में 20-50 लोग हैं, यू कैन ओपन एंड यू कैन सेल योर प्रोडक्ट. But if you wanted to develop a multi-specialty corporate hospitals, you need huge amount of the people. If you wanted to develop university, then you need huge amount of students, not in 100 or 200 in number, okay, but 5,000, 10,000 in number, then that will grow. So higher goods and services जब grow होते हैं, वो कैसे grow होते हैं? ठीक है, threshold number चाहिए, उसको थ्रेशोल्ड कहते हैं. द मिनिमम नंबर्स विच इज रिक्वायर्ड टू अवेल दैट सर्विसेज एंड गुड्स. डिमांड बढ़ेगी तभी और गुड्स एंड सर्विसेज वहाँ आएगा. अभी आपके आसपास के शहर ग्रो कर रहे हैं. व्हाई? बिकॉज द डिमांड इज इंक्रीजिंग. आप शहरों में रहते हो, आप दिल्ली में, बेंगलोर में, हैदराबाद में पढ़ने के लिए या जॉब करने के लिए जा रहे हो. जब आप अपने शहर में लौटते हो ऑन अ नेटिव टाउन इन अ रिमोटेस्ट पार्ट ऑफ इंडियाज, ओके, या अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी या डेवलपिंग इकोनॉमीज स्टेट से अगर आप बिलोंग करते हो, आप धीरे धीरे आप जाकर वहाँ भी वो डिमांड करने की कोशिश करते हो. अब चीज़ें वहाँ भी धीरे धीरे आ रही हैं क्योंकि उसकी डिमांड बढ़ रही है. कई लोग रिटर्न होकर वहीं जाकर बिजनेस कर रहे हैं. वो शहर में रहे, बड़े शहरों में, मेट्रोपॉलिटन में सर्विसेज अवेल की, उनको लगता है कि यहाँ पर भी वो चीज़ होनी चाहिए. तो वो धीरे धीरे चीज़ें पेनिट्रेट हो रही हैं, बट इट विल टेक टाइम. So what is the requirement here is high-end goods services due to increased threshold. ये threshold यानी ये number of peoples are increasing and in areas, primate city is the largest city where there is huge amount of people are living. It is disproportionately large as per the size of population, and that's why the demand is high. So high-end goods and services are also available. That is not available in a small town. विलेज और हैमलेटेड में तो सोच भी नहीं सकते हैं. दिस इज द एडवांटेज ऑफ द प्राइमेट सिटी. बट व्हाट इज द डिसएडवांटेज? अर्बन रूरल इनइक्वालिटी is the disadvantage. It creates disparity, a gap between the rural areas and an urban areas, a huge gap. यहाँ बेटर हॉस्पिटल हैं, स्कूल्स हैं, फैसिलिटीज है, सब कुछ है, यहाँ नहीं है. It creates disparities, and disparity is increasing with the time if the primate cities grows. Okay. Now, imbalance in the development.
ग्रोथ प्राइमेट सिटी का डिस्प्रोपोर्शनेट हो रहा है, अनप्लैंड हो रहा है, हाफजर्ड हो रहा है। तो मैंने क्या बताया कि यहां पर इसके कारण इम्बैलेंस इन डेवलपमेंट के कारण स्लम्स होंगे, पॉल्यूशंस होगा, नहीं, क्राइम्स बढ़ेंगी, ट्रैफिक कंजेशन बढ़ेगा। तो इम्बैलेंस इन डेवलपमेंट, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे, हेल्थ हजार्ड्स क्रिएट्स होगा। नाउ कंसंट्रेशन ऑफ पावर सेंट्रलाइज्ड होगा कहां, लार्ज सिटी, that become administrative center, that become economic center. This is the disadvantage of the primate city. So I had discussed the concept of primate city, how it evolved, when it evolved, how it elaborated by Professor Linsky, what are the characteristics feature of primate city, okay, as well as the application in India. India is having unique case due to colonial history, having multiple primacy, not a single primate city in India. And you can learn that on the basis of census data, on the basis of the facts, because सारे data available है. तो इस तरह से, और advantage and disadvantage I had mentioned with you people. Am I clear to all of you? इतनी बात समझ आ गई क्या? Yes or no? प्राइमेसी कर्व बनाना है तो कैसे बनाएंगे प्राइमेसी कर्व? अभी मैंने आपको बताया कि प्राइमेसी कर्व ड्रॉ करना है तो उसके लिए प्राइमेसी इंडेक्स का फॉर्मूला मैंने आपको बताया। प्राइमेसी इंडेक्स, द पॉपुलेशन ऑफ रैंक 1 इज पॉपुलेशन ऑफ रैंक 2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 2। when you find out the primacy index, if you plot the graph, this is the x axis, this is the y axis, here you took population, okay, अगर log स्केल पर लेते हो, here you take population, sorry, rank, ओके, इधर रैंक, इधर पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है, स्केल यू कैन टेक, ओके, से 20,000 और देन 1,20,000, like that you increasing order, this is the rank. Then what you observe that the largest primate cities having the huge population, the primate city having the huge population, it is disproportionately large. Then what you find that अगर आप दूसरा अगर आप देखते हो, द सेकेंड रैंकिंग सिटीज अगर आप देखते हो तो सडनली उसका पॉपुलेशन जो होगा वो बहुत कम होगा। अब इसको आप छोटा भी बना सकते हैं ये दिखाने के लिए कि ये सेकेंड रैंकिंग है, इससे नाउ इन द थर्ड रैंकिंग सिटी, इससे पॉपुलेशन द फोर्थ रैंकिंग सिटी। अब इस तरह से क्या है कि व्हाट इज द शेप ऑफ द कर्व हियर, द कॉनकेव, this is the curve, primacy curve. What you find here, the gap is huge,
यहाँ क्या तुम देख रहे हो, गैप इज ह्यूज। ये सेकेंड रैंकिंग से वन जो है वो दुगने से भी कहीं ज्यादा इसका पॉपुलेशन साइज। जबकि तुमने जब रैंक साइज रूल के लिए जब प्लॉट किया ग्राफ, तुमने क्या देखा यहाँ कि ये जो रैंक वन सिटी है उससे कंपैरिजन में रैंक टू सिटी, इसका डबल पॉपुलेशन, रैंक थ्री, रैंक फोर, रैंक फाइव। फॉर्मूला क्या लगाना है, P is equal to 1 upon n। And when I is less than or equal to 1, this इसका कर्व क्या है, फिर कल मैंने बताया था एक कर्व ऐसा आता है, ये रैंक वन, ये रैंक टू ऑलमोस्ट इक्वल ही पॉपुलेशन, ये रैंक थ्री ऑलमोस्ट इक्वल पॉपुलेशन, रैंक फोर थोड़ा डिफरेंसेस है। तो ऐसा कर्व आता है, इसको कहते हैं बाइनरी कर्व। ये कर्व कब बनेगा, जब बहुत सारे शहरों के पॉपुलेशन ऑलमोस्ट इक्वल होंगे, बाइनरी कर्व बनता है, इसे बाइनरी कर्व कहते हैं। और ये कर्व आपको कॉन्वेक्स दिखाई देगा, इसे कॉन्वेक्स शेप कहते हैं। ये कॉन्केव शेप है। ऑब्जेक्टिव में ये भी आ सकता है, प्राइमेसी कर्व और द प्राइमरी कर्व इज कॉन्केव इन शेप। रैंक साइज रूल, ये स्ट्रेट लाइन या लीनियर है, यहाँ डिसेंडिंग ऑर्डर में सिटीज अरेंज कर रहे हो, ये कॉन्वेक्स शेप है, बाइनरी कर्व। ओके, यस्टरडे आई हैड डिस्कस विद। अभी एक और कर्व आपको दिखाया था मैंने पीछे की क्लास में, एक स्टेप लाइक होता है ऐसे। दूसरा कलर अगर मैं ले लूं, और मैं अभी बताऊंगा आगे, ऐसा, इस कलर शायद विजुअलाइज नहीं हो रहा, ऐसा स्टेप लाइक, स्टेप लाइक ये। अब ये कर्व कब बनेगा ये भी मैं एक्सप्लेन करूंगा, when such kind of a curve develop। एक सेकेंड, ऑडिबल सुनाई दे रहा हूँ मैं? यस सर। सर एक बार कॉन्वेक्स वाला बता दीजिए सर। कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स कर। कॉन्वेक्स मैंने कहा कि कब बनेगा ये, when the population of the city is not quite different। ये क्यों बना ऐसा, इससे कंपैरिजन रैंक की, और ये पॉपुलेशन कर्व है, ये पॉपुलेशन क्या बताता है और ये पॉपुलेशन क्या बताता है, ऑलमोस्ट क्लोज है ना। ग्राफ बनाना समझते हो? यस सर। तो ये कब बनेगा, ये क्लोज है ना, दिस इज क्लोज टू दिस साइज ऑफ पॉपुलेशन इन कंपैरिजन टू दिस वन, इन कंपैरिजन टू दिस वन। यहाँ गैप ऑफ पॉपुलेशन देख रहे हो कितना ह्यूज है इसके और इसके बीच में। यस सर। प्राइमेट सिटी कॉन्सेप्ट, रैंक साइज रूल में गैप देख रहे हो, स्टैंडर्ड गैप आ रहा है ना। लेकिन यस सर। यहाँ जो देखोगे पॉपुलेशन साइज ऑलमोस्ट सिमिलर है ना, स्लाइट गैप है ना, यस इस और सर। इस सिटी या इसमें इसमें। तो ये यस जो सर। कर्व बनेगा, कॉन्वेक्स शेप कर्व बनेगा, इसे बाइनरी कर्व कहते हैं। ये कब बनते हैं,
ये तब बनते हैं जब किसी रीजन में, किसी ज्योग्राफिकल एरिया या कंट्री के अंदर, व्हेन यू मेजर द साइज ऑफ द सिटीज, डेमोग्राफिक साइज को अगर कैलकुलेट करते हो और वहाँ साइज में कम गैप है, तो क्या कर्व डेवलप होगा? वहाँ कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स। शेप कर्व डेवलप होगा। ठीक है, इज इट क्लियर नाउ? ये ग्राफ समझ आ गया? तो प्राइमेट सिटी कॉन्सेप्ट तुम्हें दिखाना है तो ये कर्व बनाना है, रैंक साइज रूल दिखाना है तो ये कर्व बनाना है, दोनों में कंपैरिजन अगर आता है तो आपको ये दोनों कर्व बनाने हैं और फिर कंपैरिजन बताना है। कंपैरिजन क्या बताओगे? प्राइमेट सिटी में रैंक 1 और रैंक 2 के बीच में मोर देन डबल का गैप है, ये डिस्प्रोपोर्शनेटली लार्ज है, बट यहां पर तुम देखोगे कि डबल का अंतर है। ठीक है, तो ये इस फॉर्मूले पे अगर यहाँ 100 पॉपुलेशन है तो 50 होगा, 33 होगा। ठीक है ना, इसका इसका 50 होगा, यही होगा ना। 100/3 करोगे तो ये आए, 100/4 करोगे तो क्या आएगा? 25 इसका। गेटिंग माई पॉइंट? दिस इज द रैंक साइज अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। अगर 100 है रैंक 1 का तो 50 आएगा रैंक 2 का, 33 रैंक 3 का, 25 रैंक 4 का। इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन होगा। तो लीनियर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे रैंकिंग के आधार पे, तो ये कर्व आएगा, लीनियर कर्व आएगा लॉगरिथमिक स्केल के। एम आई क्लियर? समझ आ गया आप लोगों को? ठीक है, रैंक साइज रूल और प्राइमेट सिटी कॉन्सेप्ट में कोई डाउट है तो पूछो, बिकॉज आई एम गोइंग टू डिस्कस कंपैरिजन बिटवीन रैंक साइज रूल एंड प्राइमेट सिटी कॉन्सेप्ट। इज देयर एनी डाउट? हाँ नहीं बोलना है, बोलो। नो सर। ग्रेट। सो व्हाट इज द कंपैरिजन? मैंने लिखा है कि बोथ दिस कॉन्सेप्ट आर बेस्ड ऑन डेमोग्राफिक क्राइटेरिया। बेसिकली तो दोनों थ्योरीज, दोनों कॉन्सेप्ट जो आए वो किसके बेसिस पर आए? प्राइमरी क्राइटेरिया तो पॉपुलेशन साइज है। ठीक है, बट द रैंक साइज रूल इज मोर इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट, while the primate city concept is more sociological in nature. मैंने आपको बताया कि जो डिस्प्रोपोर्शनेटली लार्ज सिटी है वहां क्यों लोग आ रहे हैं? जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए आ रहे हैं, एडुकेशन लेने के लिए आ रहे हैं, या अपने एस्पायरेशंस को फुलफिल करने के लिए आ रहे हैं। मे बी वो म्यूजिक हो सकता है, वो डांस का फील्ड हो सकता है। ठीक है, तो देर आर, दिस इज, फिर मैंने कहा हिस्टोरिकल कॉलोनियल फैक्टर भी है। इस टाइम से वो सिटी जो है वो ग्रो करता आया, वो एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर था। ठीक है, या हो सकता है कि वो ट्रेड सेंटर हो, इकोनॉमिक सेंटर हो, या लर्निंग सेंटर हो, इसके कारण वो ग्रो करता चला और वो डिस्प्रोपोर्शनेटली लार्ज हो गया। सो द प्राइमेट सिटी कॉन्सेप्ट इज लार्जली अ सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, व्हाइल आरएसआर यानी रैंक साइज रूल इज अ economic concept. Now the rank size rule, when you look at, is more applicable in developed economy. I had already discussed with you people, now I am not going to repeat it, but sum up कर रहा हूँ। erstwhile empirical जो imperial countries थे, जहाँ imperialism था, वहाँ पे ये developed economies में develop हुआ rank size rule। primate city concept is more reflective in developing world with colonial history. I had already discussed, आपको comparison sum up कर रहा हूँ मैं, सारे पॉइंट डिस्कस कर चुका हूं। आरएसआर रैंक साइज रूल रिफ्लेक्ट लेस डिस्पैरिटी, यहाँ सिटीज के बीच में कम डिस्पैरिटी है सेटलमेंट के बीच में, जबकि प्राइमेट सिटी रीजनल और इकोनॉमिक डिस्पैरिटी लार्ज है। एक सिटी काफी बड़ा, उसके कंपैरिजन में उसी कंट्रीज के दूसरे सिटीज, टाउन और रूरल एरियाज में एक बड़ा गैप है। ठीक है, रैंक साइज रूल सिग्निफाइज सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस, जबकि सेंट्रिपिटैलिटी है प्राइमेट सिटीज के अंदर, वो ज्यादा पुल फैक्टर है। जबकि रैंक साइज रूल में रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3 यहाँ डबल का अंतर है। बट सेकेंड रैंकिंग सिटी में भी बहुत सारी चीजें, बट प्राइमेट सिटी में क्या होगा कि लोअर ऑर्डर सर्विसेज भी वो पायरेट कर लिया। वाई द सिटी इज ग्रोइंग डिस्प्रोपोर्शनेटली हाई? क्योंकि वहां हायर सर्विसेज भी है, लोअर सर्विसेज भी है। उसने टाउन और छोटे एरिया के लोअर सर्विसेज को भी ऑक्यूपाई कर लिया, पायरेट कर लिया,
डेवलप कर लिया आपने यहाँ और हाई एंड सर्विसेज भी दे रहा है, इसलिए उसकी साइज बढ़ गई। रैंक साइज रूल में जो है डेवलप्ड इकोनॉमी में जो रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3 सिटी है उनके बीच में डबल का वो सर्विसेज सेकंड टियर सिटी में भी वो अवेलेबल है जो रैंक 1 में। तो ज़रूरी नहीं है कि वो सारे लोग रैंक 1 सिटीज आए, क्योंकि उनके डिज़ायर, उनके एस्पिरेशन फुलफिल 2 में भी हो रहे, उनको वो गुड्स एंड सर्विसेज मिल रही है। तो इसलिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस अप्लाइड हो रहे हैं, यानी एक से ज़्यादा शहरों में लोग जा सकते हैं, बट प्राइमेट सिटी है उसके पास सबसे ज़्यादा सेंट्रलिटी है, तो वो ज़्यादा खींच रहा है लोगों को, सेंट्रिपिटल नेचर। रैंक साइज रूल रिफ्लेक्ट डाइवर्सिफिकेशन वेयर एज प्राइमेट सिटी शो यूनिफिकेशन एज वेल एज पायरेसी। यूनिफाइड फैक्टर, लोअर गुड्स सब एक ही जगह अवेलेबल है। रैंक साइज रूल में अलग अलग गुड्स एंड सर्विसेज डिस्ट्रीब्यूटेड हैं अलग अलग जगह पे। रैंक साइज रूल shows फेडरल और डिसेंट्रलाइज्ड पॉलिटिकल सिस्टम whereas प्राइमेट सिटी शो यूनिटरी पॉलिटिकल सिस्टम। यहाँ डिसेंट्रलाइज है सिटीज के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न, लेकिन यहाँ देखोगे डिसेंट्रलाइज यानी फेडरल, ठीक है ना, स्टेट नेशनल कैपिटल के बीच में पावर डिस्ट्रीब्यूशन। प्राइमेट सिटीज अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, मोर सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर बिकॉज इट इज पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, लेजिस्लेटिव, ऑल अथॉरिटीज आर देयर। So these are the comparison between the rank size rule and the primate city concept, and it is again a very popular and very easy topic in geography. पेपर 1 सेक्शन बी में ये बहुत इजी टॉपिक है और ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में से एक है, ठीक है। रैंक साइज रूल, प्राइमेट सिटी कॉन्सेप्ट, रूरल अर्बन फ्रिंज, ये सब बहुत फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस है सेटलमेंट ज्योग्राफी के अंदर। तो मैंने यहाँ पर आपको अर्बन मॉर्फोलॉजी के अंदर या दो कॉन्सेप्ट डिस्कस किया, रैंक साइज रूल एंड द प्राइमेट सिटी कॉन्सेप्ट, एंड आई हैड कंपेयर्ड बोथ दिस कॉन्सेप्ट। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द न्यू कॉन्सेप्ट। न्यू कॉन्सेप्ट इज नोन एज अर्बन हायरार्की। अभी आप यही पढ़ रहे थे, लेकिन ये सेपरेटली दिस टॉपिक इज मेंशन, अर्बन हायरार्की। रैंक साइज रूल अलग लिखा है, प्राइमेट सिटी अलग लिखा है, अर्बन हायरार्की एक अलग टॉपिक, इसे सेपरेटली लर्न करेंगे। रैंक साइज रूल और प्राइमेट सिटी में भी हमने क्या पढ़ा, हमने यही पढ़ा कि कौन से सिटीज जो है वो हायरार्कीज में ऊपर है और उसके फैक्टर क्या है। यहाँ ओवरऑल अर्बन हायरार्कीज के कॉन्सेप्ट्स को पढ़ो, तो इट्स अ सेपरेट टॉपिक्स इन यूपीएससी सिलेबस, अर्बन हायरार्की. And this concept is required to learn the next theory I am going to discuss of settlement geography, which is common in the syllabus. मैं बिहार के बच्चों के लिए ये स्किप भी कर देता, लेकिन क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आपको सीपीटी समझना है, सेंट्रल प्लेस थ्योरी, तो ये कॉन्सेप्ट जानना होगा, ठीक है। अगर मैं इसके स्किप करके भी सीपीटी पढ़ाऊँ तब भी आपको समझ आ जाएगा, लेकिन अगर इसको लर्न करके उसे पढ़ोगे तो और क्लैरिटी आएगी। तो थोड़ा पेशेंस रखेंगे वो लोग भी जो कम पढ़ना चाहते हैं, और थोड़ा लर्न कर लेंगे, कोई टफ भी नहीं है ये कॉन्सेप्ट। नाउ बिफोर मूविंग टू अर्बन हायरार्की, लेट्स अंडरस्टैंड अर्बन सिस्टम। एक वर्ड क्या है, अर्बन सिस्टम, ठीक है। अब ये अर्बन सिस्टम का कॉन्सेप्ट कैसे डेवलप हुआ, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय ब्रायन जे.एल. बेरी in the year 1964. So who came with this concept of urban system? जब भी सिस्टम वर्ड होगा ज्योग्राफी में, अब एक अप्रोच और डेवलप हुआ, बाद में पढ़ेंगे उसे कहते हैं सिस्टम एनालिसिस। तो एक सिस्टम अप्रोच आया, और मैं बार बार कहता हूँ ये सिस्टम अप्रोच जो आया ज्योग्राफी में, जैसे आप सोलर सिस्टम पढ़ते हो, बचपन से पढ़ते आए हो, ठीक है। तो सोलर सिस्टम में आप सन पढ़ते हो, वो सेंटर ऑफ दैट सोलर सिस्टम है। अभी अभी आदित्य L1 मिशन आपने देखा, सोलर कोरोना के स्टडी के लिए गया, और आपने देखा कि उसके साथ साथ प्लैनेटरी सिस्टम है, प्लैनेट्स हैं अपने इस सोलर सिस्टम के, ऐसे कई सोलर सिस्टम्स हैं, बिकॉज आपको पता है
our galaxy is the Milky Way having different sun, और उसके साथ प्लैनेट, उसके अलावा और भी हैं, एस्टेरॉइड्स भी हैं, मीटियोर्स भी हैं, कमेट्स भी हैं, ऐसे कई सारे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं, और वो मिलकर क्या बनाते हैं, वो मिलकर बनाते हैं सोलर सिस्टम. सो नाउ दिस इज द कॉन्सेप्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड. बायोलॉजी से आया, बायोलॉजी में आप डिफरेंट सिस्टम पढ़ते हो, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम. सिस्टम जब भी बनता है तो मोर देन वन कंपोनेंट से बनता है, और वो कंपोनेंट के बीच में इंटरलिंकेजेस होता है. जैसे माउथ और ईसोफेगस यानी फूड पाइप के बीच में लिंकेजेस है. फूड माउथ में जाने के बाद ईसोफेगस के थ्रू स्टमक जाएगा, इंटेस्टाइन जाएगा, इंटेस्टाइन के पार्ट है स्मॉल लार्ज, एनस के थ्रू अनडाइजेस्टेड मटेरियल बाहर जाएंगे. और उसके साथ साथ और भी कई ऑर्गन्स हैं जो आपको डाइजेशन में हेल्प करते हैं, जैसे लीवर है, गॉल ब्लैडर है, दैट इज ऑल्सो हेल्प, और पैनक्रियाज है, तो कई सारे एंजाइम और जूसेस रिलीज करता है, जिसके कारण आपके डाइजेशन प्रॉपर हो पाते हैं. अगर कोई मालफंक्शन होती है, द पीपल हैविंग द एलिमेंट डिजीजेस. ओके, नाउ सो दे आर वर्क इन कोऑर्डिनेशन, ऑल दीज कंपोनेंट्स वर्क इन कोऑर्डिनेशन, ठीक है ना, और एक प्रॉपर सिस्टम उसको कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेटेड वर्क करते हैं, आइसोलेटेड वर्क नहीं करते. तो सिस्टम कॉन्सेप्ट ज्योग्राफी में भी आया. यहां अर्बन जब हम पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी, उसमें अर्बन सिस्टम एक टर्म आया, और किसने इस टर्म को क्वाइन किया, इस टर्म को, इस कॉन्सेप्ट को दिया ब्रायन जे एल बेरी इन हिज नोटवर्दी वर्क. और उनका वर्क जो था जहां पर उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को इलेबोरेट किया, वो वर्क का टाइटल है सिटीज एज अ सिस्टम्स विद इन सिस्टम्स ऑफ अ सिटी. वेरी इंटरेस्टिंग टाइटल इट इज. व्हाट इज द टाइटल? सिटीज एज अ सिस्टम्स विद इन सिस्टम्स ऑफ द सिटी. Try to understand. And what he said that under this concept, he said that urban places do not exist in isolation. मैंने कहा सिस्टम में हमेशा कंपोनेंट्स होते हैं कई, और वो कंपोनेंट इंटरलिंक्ड होते हैं. कोई भी कंपोनेंट आइसोलेटेड फंक्शन नहीं करेगा. इसोफेगस ही नहीं होगा तो माउथ रह के भी क्या करेगा, फूड जाएगा कैसे, फूड पाइप ही नहीं रहेगा. सो आइसोलेटेड फंक्शन. उसी तरह इन्होंने कनेक्ट करने की कोशिश की कि जैसे सिस्टम कॉन्सेप्ट में कई कंपोनेंट्स होते हैं, ऑल द कंपोनेंट आर इंटरलिंक्ड एंड coordinatedly it functions. Okay, so they cannot exist isolated. So here the urban places do not exist in isolation. Try to link the concept. आपको सोचना पड़ेगा थोड़ा, but that is not very tough. आपके बॉडी सिस्टम है, आपने बचपन में पढ़ा है, यू कैन लिंक कि अगर लीवर का फंक्शन डिसरप्ट हुआ तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम क्या काम कर पाएगा? द आंसर इज नो. पैनक्रियाज माल फंक्शन होगा तो क्या कर पाएगा? नहीं. कंपोनेंट आइसोलेटेड फंक्शन नहीं करते, वो इंटरलिंक्ड होते हैं. उसी तरह अर्बन प्लेसेस भी आइसोलेटेड फंक्शन नहीं करते. देयर इज अ होल सीरीज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप between separate town and the cities, and we use the term urban system to indicate that individual urban center are linked to each other. Who said that? Short said that. 1984 में इन्होंने बेरी के कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद इलेबोरेट किया, और उन्होंने कहा कि एक अर्बन, एक सिटी जो है वो लिंक्ड होता है सराउंडिंग सेटलमेंट के साथ, अकेला ग्रो नहीं करता, वर्क नहीं करता. ठीक है. द अर्बन सेंटर प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन सोशल एंड इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन एंड जियोग्राफिक शिफ्ट ऑफ पॉपुलेशन. आपको पता है कि रूरल से अर्बन एरिया की तरफ माइग्रेशन बढ़ा आफ्टर इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल रिवोल्यूशन. मैंने बताया एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन के बाद सेल्फ सफिशिएंट फूड प्रोडक्शन हो गया, और शहरों में फूड प्रोडक्शन नहीं होता है, तो जब तक सरप्लस फूड नहीं होता तो शहर के लोग सरवाइव कैसे करते? जब सरप्लस फूड प्रोडक्शन होने लगा तो शहर के लोग सरवाइव करने लगे. एंड अर्बेनाइजेशन ग्रो एंड डेवलप.
सो बेसिकली ट्रांसफॉर्म करते हैं, जियोग्राफिक शिफ्ट इन पॉपुलेशन भी दिखाई देता है, एंड विथ इंक्रीज इन पॉपुलेशन ग्लोबली द टाउन एंड सिटी हैव बिकम मैग्नेट ऑफ इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल प्रोग्रेस। अभी अभी मैंने डिस्कस किया, आज रूरल एरिया दैट इज नॉट मैग्नेट एंड सेंटर ऑफ डेवलपमेंट, अर्बन एरिया इज द मैग्नेट ऑफ सेंटर एंड डेवलपमेंट। रूरल एरिया को तो हमें मैग्नेट बनाना है, हम कोशिश कर रहे हैं कि वो उसको कैसे ग्रो करे, डेवलप करे, ठीक है। Why? Because this urban center provide various goods and services having great centrality. The idea of urban hierarchy, अब आते हैं urban hierarchy के ऊपर, the topic which is in syllabus. सिस्टम समझ गए? अर्बन सिस्टम में मैंने कहा सिटी जो है दूसरे टाउन्स और सेटलमेंट से लिंक्ड होता है, आइसोलेटली ग्रो नहीं करता, उसके ग्रोथ के पीछे सराउंडिंग एरिया का भी रोल होता है। लोग वहाँ के फीड करते हैं, मिल्क प्रोवाइड करते हैं, वेजिटेबल प्रोवाइड करते हैं, कॉम्यूट करते हैं, काम करते हैं, इकोनॉमी ट्रेड में इन्वॉल्व है, सिटी ग्रो कर रहा है, डिमांड बढ़ रही है, सिटी की एनहांस हो रहा है, बेसिक एमिनिटीज बढ़ रही हैं, सर्विसेज बढ़ रही हैं, गुड्स बढ़ रहे हैं। विदाउट इंटरलिंकेजेस इट इज नॉट पॉसिबल। नाउ कम टू द कॉन्सेप्ट ऑफ अर्बन हायरार्कीज, ट्राई टू अंडरस्टैंड. It is the central theme of the urban system. What is urban hierarchy? It refers to vertical organization or clustering of urban center, not an isolated urban area. Clustering of urban center, vertical organization and clustering of urban center with similar population size, importance and function. यहाँ अंतर नहीं है, population size almost similar है. Not there is a very huge gap, and it is talk about vertical organization of, it talk about urban hierarchy, talk about the vertical organization of what? The vertical organization of the urban clusters. Urban cluster का मतलब group of towns, clusters ऐसे बनते, not a single town I am talking about. So what is the urban hierarchy? Again, try to understand the definition. The vertical organization or clustering of urban center with similar population, importance and functions. This is the concept of urban hierarchy, different than rank size rule and primate city concept. An urban hierarchy is different than urban continuum. अभी अर्बन कंटिन्यूम में हम क्या देखते हैं, which means the relationship between the rank 1 city and the lowest ranking city in the sequential or orderly fashion. यह आपने कहाँ पढ़ा था? रैंक साइज रूल में पढ़ा था, या आपने कुछ हद तक प्राइमेट सिटी में पढ़ा था। ये अर्बन कंटिन्यूम का जो कॉन्सेप्ट है उस ये रैंक साइज रूल, ये क्या है? अर्बन कंटिन्यूम। इसमें रिलेशनशिप किसका पढ़ते हो? रैंक 1 सिटी का लोवेस्ट रैंकिंग सिटी के साथ, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तो जो रैंक साइज रूल या प्राइमेट सिटी कॉन्सेप्ट तुमने पढ़ा वो किसका एग्जाम्पल है? अर्बन कंटिन्यूम भी कहते हैं उसे, बिकॉज आपने क्या पढ़ा रैंक साइज रूल और प्राइमेट सिटी कॉन्सेप्ट में? रैंक 1 से रैंक 2 और अदर रैंकिंग सिटी का कंपैरिजन पढ़ा on the basis of demographic size, उसका अरेंजमेंट पढ़ा। इसे क्या बोलोगे? इसे बोलोगे अर्बन कंटिन्यूम, क्योंकि अर्बन कंटिन्यूम में हम रिलेशनशिप पढ़ते हैं रैंक 1 का अदर रैंकिंग सिटीज के साथ, लेकिन हायरार्की में ऐसा नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्योंकि द पीपल गेट कंफ्यूज्ड इन अर्बन ज्योग्राफी। उसको अर्बन कंटिन्यूम को, यानी रैंक साइज रूल प्राइमेट सिटी में जो तुमने पढ़ा, उसी को अर्बन हायरार्की लोग समझ लेते हैं। बट अर्बन हायरार्की क्या है? यहां हम क्लस्टर्स को पढ़ते हैं। यहां वैसे हम अर्बन सिस्टम को पढ़ते हैं, क्लस्टर्स को पढ़ते हैं, टाउन क्लस्टर्स को, जहां पॉपुलेशन साइज ऑलमोस्ट सिमिलर हो, जहां फंक्शनैलिटी मैच करती हो, ठीक है, और इंपॉर्टेंस हो उन सभी टाउन्स का, क्लस्टर्स का, ठीक है। This is the difference between the urban hierarchy and the urban continuum. ये डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है।
अगर ये डिफरेंसेस मिस हो गया तो आपके आंसर गलत हो जाए। आपको यहां समझ आना चाहिए रैंक साइज रूल, प्राइमेट सिटी कॉन्सेप्ट अर्बन कंटिन्यूम का एग्जाम्पल है, ठीक है, न कि अर्बन हायरार्की का। ओके, एंड दिस इज वेरी माइन्यूट डिफरेंस बट ग्रेट डिफरेंस इट इज। द कॉन्सेप्ट इट चेंज इंटायरली। एम आई क्लियर? ये डिफरेंस समझ आया आप? यस और नो? Yes, sir. Now, what are the main criteria to determine urban hierarchy? One is demographic, another is functional criteria. Demographic criteria means the size of population. Where the range of population size, अब देखो यहां एब्सोल्यूट फिगर नहीं, रेंज में बात करते हैं। अंतर समझो, डेमोग्राफी में हम ये नहीं बात करते पॉपुलेशन 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख। हम ये बात करते हैं अच्छा 2 लाख से ज्यादा, 5 लाख से ज्यादा, ठीक ना, या बात करते हैं 50,000 से लेकर, ठीक है, 99,999, मोर देन 1 लाख, 1 लाख प्लस, हम रेंज की बात करते हैं। इन अर्बन हायरार्की डेमोग्राफिक क्राइटेरिया में हम रेंज ऑफ पॉपुलेशन की बात करते हैं, ये हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। The census of India based on population criteria has determined the urban hierarchy into 6 classes. भारत का सेंसस पढ़ोगे उसने अर्बन हायरार्कीज सेंसस डेटा के अकॉर्डिंग भारत में बनाई और उसमें 6 क्लासेस ऑफ सिटीज डेवलप की। अब देखो वो 6 क्लासेस क्या है। द क्लास 1 सिटी, रोमन में 1 ऐसा लिखा, क्लास 1 सिटी हैविंग पॉपुलेशन 1 लाख और मोर। क्लास 1 सिटी किसे कहेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ द सेंसस डेटा वेयर द पॉपुलेशन इज मोर देन 1 लाख। Class 2 city where the population is 50,000 to 99,999, means less than 1 lakh till the 50,000, the city is class 2. Class 3 20,000 to 49,999, then class 4 10,000 to 19,999, then class 5th 5,000 to 9,999, और 6th जो है लेस देन 5,000। दिस इज द अर्बन हायरार्की बेस्ड ऑन द सेंसस डेटा ऑफ 2011। भारत में ये क्लासेस बनाए गए, ठीक है। तो यहां तुमने क्या देखा कि अर्बन हायरार्की के लिए रेंज ऑफ पॉपुलेशन हम देखते हैं। एम आई क्लियर? नाउ होप इट इज प्रिटी क्लियर। In Indian scenario, is it quite unique? Here the class 1 city alone have about 66% of the urban population. भारत में जो टोटल अर्बन पॉपुलेशन है उसका 66% क्लास 1 सिटी में रहता है। वो सिटी जहां पॉपुलेशन 1 लाख से ज्यादा है। क्यों रहता है? क्योंकि वहां ज्यादा बेहतर गुड्स एंड सर्विसेज, पब्लिक फैसिलिटी, एमिनिटीज ये हैं अवेलेबल, इसलिए लोग ज्यादा पीछे चले जाते हैं उन शहरों में। However, class 2 cities have less population in percentage term in comparison to class 3। और भारत में देखो क्लास 1 में सबसे ज्यादा है पॉपुलेशन, उसके बाद क्लास 3 में है, क्लास 2 में कम है। अब पूछोगे क्यों ऐसा है? इसलिए क्लास 2 में कम है क्योंकि क्लास 2 वाले एम्बिशियस हैं, वो क्लास 1 चले जाते हैं। आप कई कैपिटल सिटीज में जा सकते थे अपने शहरों के, लेकिन आप नेशनल कैपिटल आ गए पढ़ाई करने के लिए। क्यों आ गए? टीयर 2 सिटी में आप क्यों नहीं स्टेट कैपिटल में रुके? क्यों नहीं रुके? इसका रीजन क्या है कि आपने देखा कि मैं अफोर्ड कर सकता हूं, मैं यहां आ जाऊं।
सो इन इंडिया इंटरेस्टिंगली क्लास 2 सिटी से क्लास 3 सिटी में पॉपुलेशन ज्यादा है, ठीक है। क्यों? क्लास 2 सिटी से लोग आउट माइग्रेट कर जाते हैं क्लास 1 की तरफ, ड्यू टू राइजिंग ट्रेंड ऑफ एमिग्रेशन, मैंने मेंशन किया है। एंड पीपल ऑफ क्लास 2 सिटी एस्पायर बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, एजुकेशन, सर्विस, सिविक एमिनिटी, thus migrated to class 1 city. So the scenario is like in India, class 1 having the more population, then class 3, then class 2, then class 4, then class 5, then class 6. यहां पर यानी नंबर ऑफ सिटी में बात कर रहा हूं, नॉट ऑन द पॉपुलेशन साइज। क्लास 2 की पॉपुलेशन रेंज हमेशा ज्यादा होगी, बट नंबर ऑफ सिटीज देखेंगे एंड द पीपल रिसाइडिंग इन द सिटी, तो द मोर पीपल आर कमिंग एंड द मोर सिटीज, अगर नंबर में आप देखेंगे क्लास 1 सिटी भारत में 1 लाख से कम, उसकी संख्या भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। मैंने बताया भारत में मिलियन प्लस सिटी आज 46 हो गए, अभी अगर आएगा 21 का डेटा तो ये प्रोबेबली 55-60 के अराउंड पहुंच गए होंगे, ठीक है। इंडिया हैविंग द लार्जेस्ट पॉपुलेशन नाउ इन द वर्ल्ड। सो बेसिकली ये सिनेरियो है भारत में, बड़ा यूनिक सा सिनेरियो है। अब देखो यहाँ रैंकिंग अगर हम बात करेंगे तो मैंने लिखा कैपिटल सिटी, देन रीजनल सेंटर, देन काउंटी टाउन, देन मार्केट टाउन, देन विलेज, हैमलेट, आइसोलेटेड फार्म। फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस अगर आप देखेंगे, इसका साइज सबसे बड़ा होता है पॉपुलेशन साइज, लेकिन इसकी संख्या कम होती है। कैपिटल सिटी किसी कंट्री में 1 या 2 होगा, लार्जली सिंगल होता है। दूसरा है कोनर्बेशन, मैं कोनर्बेशन डिस्कस करूंगा, डोंट वरी। द लार्जेस्ट सेटलमेंट, then the city, then large town, a small town, village, hamlet, isolated dwelling. साइज कोनर्बेशन और सिटी की ज्यादा होगी पॉपुलेशन साइज। जैसे जैसे इधर से इधर आओगे पॉपुलेशन साइज डिक्रीज करेगा, जैसे जैसे इधर से इधर आओगे पॉपुलेशन साइज डिक्रीज करेगा। लेकिन जैसे जैसे तुम इधर से इधर जाओगे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज नहीं करेगी, इधर फ्रीक्वेंसी लो होगी, यानी कोनर्बेशन की संख्या देश में कम होगी सिटी से। सिटी 5 है, पुनर्बेशन 1 होगा। लार्ज टाउन हो सकता है 10 हो जाए, स्मॉल टाउन हो सकता है 20 हो जाए, विलेजेस हो सकता है 30 की संख्या में, हैमलेटेड सेटलमेंट 50 की संख्या में, आइसोलेटेड डेवलिंग 100 की संख्या। नंबर वेरीज, जैसे जैसे टॉप पे जाओगे नंबर कम होगा। मैंने कहा स्टेट कैपिटल, नेशनल कैपिटल की संख्या कम है और डिस्ट्रिक्ट टाउन की संख्या ज्यादा है, ब्लॉक्स की संख्या ज्यादा है, विलेज पंचायत की संख्या ज्यादा है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की संख्या ज्यादा है। तो जैसे जैसे आप हायरार्की में नीचे जाएंगे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, यानी नंबर ऑफ टाउन एंड सिटीज एंड विलेज एंड हैमलेटेड सेटलमेंट, उनकी संख्या बढ़ती जाएगी। बिग सिटी की संख्या कम होती है। मैंने कहा सेंसस डेटा के अनुसार भारत में मिलियन प्लस सिटी 46 ही, बट मोर देन 1 लाख पॉपुलेशन के सिटी ज्यादा है, और अगर 50,000 वाले के नीचे चले जाएं और भी ज्यादा है। तो इस तरह से आप क्या देखते हो, फ्रीक्वेंसी और साइज का ये कंपैरिजन आपको पता होना चाहिए। ये पॉपुलेशन कर्व बता रहा है, पॉपुलेशन डिसेंडिंग ऑर्डर में नीचे की तरफ ऐसे बढ़ेगा, पर पिरामिड जो ऊपर पॉइंटेड है ये बता रहा है कि नंबर जो होगा वो ऊपर जाते हुए कम होगा, नीचे आते हुए संख्या ज्यादा होगी। गांव की संख्या हमेशा शहरों से ज्यादा है in developing underdeveloped economy if you consider. Okay, this is the urban hierarchy concept on the basis of demography. UN ने क्लासीफाई किया है सिटीज को, जो larger city है known as megalopolis where the population is more than 50 lakhs, 50 lakh plus population according to UN comes under megalopolis. Metropolis where the population 1 million or 10 lakh, polis where the population 1 lakh, and Eopolis where the population 5,000 to 1 lakh. This is the classification of UN. So what I have said that the urban hierarchies is classified or delimit as the demographic criteria. Here we take the range of population, not the absolute population size. Range of population लेते हैं, ठीक है। कल मैं आपके साथ फंक्शनल क्राइटेरिया डिस्कस करूंगा और मैं डिस्कस करूंगा सेंट्रल प्लेस थ्योरी, ठीक है। और उसको डिस्कस करने के बाद छोटे मोटे टर्म्स हैं सेटलमेंट ज्योग्राफी में,
जैसे कोनर्बेशन है, रूरल अर्बन फ्रिंज, ऑलरेडी मैं बाकी सारे चीज़ें पढ़ा चुका हूँ आपको। ऐसे छोटे टर्म्स होंगे, इधर आई विल गिव यू द नोट्स और आई विल गिव यू अ कॉन्सेप्ट इन ब्रीफ। कोनर्बेशन हो गया, सैटेलाइट टाउन हो गया, ट्विन सिटीज़ हो गई, ऐसे टर्म्स होते हैं कुछ जिनको कभी कभी एज अ शॉर्ट नोट्स कंपलसरी में पूछा जा सकता है। तो आई विल एक्सप्लेन और आई विल प्रोवाइड यू द नोट्स सो यू कैन लर्न। दैट इज़ क्वाइट ईजी, यहीं पर सारे कॉन्सेप्ट मैं डिस्कस कर दूंगा इन दैट डिस्कशन सो यू कैन बेटर अंडरस्टैंड। और जैसे सेटलमेंट के ये थ्योरीज खत्म होंगे देन आई विल डिस्कस द थ्योरी ऑफ एग्रीकल्चर। उस पर आपको वॉन थुनेन का मॉडल पढ़ना है और उसके बाद साथ में उसमें एग्रीकल्चरल टाइपोलॉजी भी पढ़नी है। और तब फिर मैं इंडस्ट्री में आऊँगा, वहाँ वेबर का मॉडल पढ़ना है। फिर ग्रोथ मॉडल, इकोनॉमिक मॉडल पढ़ना है आपको, जिसमें लिमिट्स टू ग्रोथ बिहार के भी सिलेबस में है, वेबर मॉडल बिहार में भी है, वॉन थुनेन बिहार में भी है। ठीक है, तो पहले वो हम कवर कर लेंगे। और उसके बाद ग्रोथ मॉडल में यूपीएससी में स्पेशली है रोस्टॉव का मॉडल या फिर ग्रोथ पोल ग्रोथ सेंटर मॉडल, वो मैं बाद में डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो इस तरह से ये जब ख़त्म होगा फिर हम लोग आएंगे इस तरह से इम्पॉर्टेंट थ्योरीज में, चूँकि पॉपुलेशन थ्योरीज में डिस्कस कर चुका हूँ तो मुझे ग्रोथ मॉडल और थ्योरीज डिस्कस करने हैं, इंडस्ट्रियल थ्योरीज डिस्कस करना है, एग्रीकल्चर सेटलमेंट में फिनिश करने वाला हूँ कल। तो इस तरह से बेसिकली थ्योरीज जो है वो अलग अलग सेक्शंस में है, मैं एक साथ आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। उसके अलावा पॉलिटिकल ज्योग्राफी में दो थ्योरीज पढ़नी है, हार्टलैंड एंड रीमलैंड कॉन्सेप्ट, मैकेंडर का और स्पाइकमैन का। तो मैं क्या करूँगा कि सारी थ्योरीज को सिक्वेंशियली पहले डिस्कस कर लूँगा और तब मैं थिंकर्स और थॉट्स के ऊपर चलूँगा। ठीक है ना, तो आपको समझना आसान होगा, आप बेहतर लिख सकते हैं, एग्जाम्स में प्रोड्यूस कर सकते हैं। क्योंकि बेसिक्स मैंने सबके डिस्कस कर चुके हैं, अब हम लोग थ्योरीज और मॉडल को पहले पढ़ लेंगे एंड देन हम थिंकर और थॉट के ऊपर आएंगे। ठीक है, थिंकर्स में आपको बहुत सारी चीज़ें लर्न करनी पड़ेंगी, वो लर्न बेस्ड है, आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, और थॉट्स में मैं डेवलपमेंट ऑफ थॉट्स बताऊंगा कि कैसे डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स और फिलॉसफी ओरिजिनेट हुई ज्योग्राफी के अंदर। तो इस तरह से ज्योग्राफी ऐसा कोई बहुत टिपिकल और वास्ट नहीं है, कहीं कहीं कुछ फैक्ट्स आपको लर्न करने हैं, आपको करना पड़ेगा, वो सभी ऑप्शनल में करना होता है। और कॉन्सेप्ट बिल्ड करो, डेफिनेशन याद करो, बेसिक कॉन्सेप्ट रखो, तो दैट विल बी द इजी, द जर्नी विल बी क्वाइट इजियर। सो वी विल मीट टुमारो, हैव अ नाइस टाइम, थैंक यू, टेक केयर। थैंक यू सर।